नाज़रीन कराम, आजकल मसला एक ही चल रहा है जी, उस पर गुफ्तगू हो रही है और जिन दोस्त से हम अब बात करने वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छा तबसरा किया है कि इस मौजू पर हर आदमी पीएचडी बना हुआ है। हर आदमी जो कुछ जानता नहीं इस मसले पर वो उस पर बोलता जा रहा है। ये बहुत हसास मामला है, मुल्क का नाजुक मामला है और बहुत बुनियादी मसला इस लिहाज से है कि इस मुल्क में आला तरीन सतह पर बहुत कम एहतसाब हुआ है। अब एहतसाब हो रहा है। जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ बहुत सीनियर लोगों को पकड़ा गया है। क्या सूरत हाल है, कैसी सूरत हाल है, इस बड़ा कदम फौज ने सिर्फ एहतसाब के नाम पर उठाया है या ये बहुत एक बुनियादी एक मसला था जिसको हल करना लाजमी था। कई सवालात हैं, कई तरह से बात हो सकती है, गप्पे भी मारी जा सकती हैं, अंदाजे भी लगाए जा सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त इजाजुल हक साहब मौजूद हैं। ज़ाहिर है इजाजुल हक साहब सियासत को भी जानते हैं, बहुत सी तरह वो देखा हुआ, उन्होंने देखा भाला है, तमाम पार्टियों को देखा है और इसके साथ ही फौज के अंदर वो बिल्कुल इनसाइडर मैं कह सकता हूँ कि वो मौजूद हैं। वालिद उनके मुल्क के सरबराह भी रहे हैं, आर्मी चीफ भी रहे हैं और लंबा अरसा रहे हैं। उन्होंने फौज के अंदर भी घूम कर देखा है, सियासतदानों के अंदर भी देखा है। वो बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं कि ये सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम इजाजुल हक साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब मीर साहब, बहुत शुक्रिया मैंने आपका। आप एक फिक्रा ये दोहरा दिया कि जी जो लोग हर आदमी पीएचडी बना हुआ है इस मसले पर, जो कुछ भी नहीं जानता वो बोलता जा रहा है। और ये मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि मैंने कोट किया है नाम लिए बगैर, आप नाम भी ले रहा हूँ कि ये आप ही का फिक्र है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। कुछ लोग कहते हैं एहतसाब हो रहा है, अच्छी बात हो रही है। कुछ लोग जो है वो बानी पीटीआई कह रहे हैं कि हम बड़ा बड़ा असासा हमने खो दिया है। क्या आप क्या अंदाजा लगाते हैं इस मसले पर? मुल्क के हालात क्या है वैसे भी, अमूमी तौर पर भी आप जरूर बताइएगा हालात क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सजाद मीर साहब, अगर अमूमी तौर पे मुल्क के हालात देख रहे हैं तो हालात तो ठीक नहीं है कि पहिया जो है वो चलने के बजाय वो रुका हुआ है और मईशत का पहिया भी रुका हुआ है। हमारे सिक्योरिटी के भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ भी नए नए मसाइल दिन ब दिन खड़े हो रहे हैं और हुकूमत जो है उसमें कुछ एक जो होता है ना यकजहती कह लें या यूनिटी कह लें, वो नज़र नहीं आ रही। जैसे लग रहा है कि चारों इकाइयाँ जो हैं, चारों सूबे जो हैं वो अपनी अपनी डगर पर चल रहे हैं और मरकज़ का उसके अंदर कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा, यानी कि वो एक कोहिजन नहीं है जिसकी वजह ठीक। से सारे मामलात जो है ना वो रुके हुए हैं। जहाँ तक ठीक है। बात है एहतसाब का, अल्लाह करे कि इस मुल्क के अंदर ऐसा एहतसाब हो जो अक्रॉस द बोर्ड हो। और मेरी तो ये शुरू से ये दुआ है, मतलब जब से मैंने सियासत में आया हूँ और जब से ये तमाशे देखने शुरू किए हैं। अब जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, देखें फौज के अंदर जो एहतसाब का अमल है ना, इस अकाउंटेबिलिटी का, उससे बेहतरीन किसी इदारे के अंदर अमल नहीं है। और जब बात जाती है ना कोर्ट मार्शल तक, अगर वो कोर्ट मार्शल हो किसी का, तो वो कोर्ट मार्शल तभी होता है जबकि उनके पास पक्के शुहायद हो और पक्की कोई उनके पास ठोस सबूत हो। वरना कभी ऐसा नहीं होगा कि वो दिखावे के लिए कोई इस किस्म का काम करें या किसी को इम्प्रेस करने के लिए करें, क्योंकि वो उनको मालूम है कि इतनी सीनियरिटी के अंदर इतने सीनियर शख्सियत, ये पहली दफा नहीं हुआ कि इतने सीनियर मतलब एक अफसर का जो है वो ट्रायल हो रहा है या कोर्ट मार्शल हो रहा है या उसके बारे में कहा गया। अब इसके पीछे जो कुछ है वो तो तब पता लगेगा जब ट्रायल होगा। तो अभी तो सिर्फ चंद एक बातें जो है वो सामने आई हैं। माजी के अंदर 74 के अंदर भी जब एक कू इंटरनल हुआ था तो उसमें भी बहुत से लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ था। उसमें एक ठीक है। मेजर जनरल लेवल के भी शख्सियत थी इसके अंदर जो इन्वॉल्व थी। लेकिन वो जब भी फौज के अंदर ऐसा होता है ना, या तो आप फौज के डिसिप्लिन को वायलेट कर रहे हो या आप कोई बगावत में कोई मामला हो आपका, या आप कोई फौज के अंदर इस किस्म का मामला करवाने की कोशिश कर रहे हो कि जहां से एक सिस्टम, एक चलता हुआ सिस्टम जो है उसके अंदर कोई रुकावट आ ठीक जाए है। या कोई तब्दीली करने की कोशिश करें। अब जहां तक ताल्लुक है जनरल फैज अमीर साहब का, मेरा ख्याल है कि हम एक जंप कर रहे हैं, बहुत जल्दी कंक्लूड कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत जल्दी। कोर्ट मार्शल का ट्रायल जो है वो ऐसे नहीं होता कि एक दिन में ट्रायल होगा तो खत्म हो जाएगा। इसमें बाकायदा शवाहिद होते हैं, मौका दिया जाता है, वकील आते हैं, वो बातचीत करते हैं, फिर वो देखते हैं कि आगे क्या सज़ा होनी है और क्या सज़ा नहीं होनी। तो ये मसला इतना आसान नहीं है जो सामने नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि लोग इसको
9 मई से भी मिला रहे हैं, लोग इसको 9 मार्च से भी मिला रहे हैं, लोग इसको जनरल आसिम मुनीर की तैनाती जो थी उससे भी मिला रहे हैं कि उसको रोकने के लिए भी शायद इसके पीछे कोई अवामिल थे। अब मालूम नहीं कि असल हकायक क्या है। असल हकायक तो हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, और मेरा ख्याल है कि असल हकायक अभी किसी को भी मालूम नहीं होंगे, लेकिन जब चीजें सामने आएंगी तो फिर पता लगेगा। नहीं, आपका अंदाजा क्या है कि एक तो खैर उनको कोई हाउसिंग सोसाइटी की करप्शन का मामला है जो बहुत हद से बड़ा हुआ है। कोई फौजी इस तरह का काम नहीं करता, और खासतौर पर इतना हायर अदारा अगर कोई काम करे और उस पर अगर कोई इल्ज़ाम लगे तो आसानी से नहीं लगाया जाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी कहते हैं उनके राब्ते रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसे लोगों से थे, या कुछ और लोग पकड़े गए उनके नामों के साथ। ऐसा भी आ रहा है कि वो सहूलतकार का काम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। क्या वो कोई बहुत ज़्यादा विशेष शख्सियत है? कैसी है उनके बारे में रेपुटेशन है देखिए, चकवाल के लोग? उस स्टेज पे जाके हर कोई एम्बिशियस हो जाता है। जब आप देखते हैं कि अच्छा। ये तो पुराने जमाने की बातें थी ना, कि किसी को मालूम ही नहीं होता था कौन बन रहा है। मुझे अपने वालिद का पता है कि उनको कहीं दूर दूर तक उनकी सोच में भी नहीं था कि मैं आर्मी का चीफ बन जाऊंगा, लेकिन जब उन्हें इत्तला दी गई तो उन्हें पता लगा। यानी 1976 की बात मैं आपको कर रहा हूँ। और उसके बाद भी अ, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ये हुआ कि लोगों ने फिर कोशिशें मजीद कर दी। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आ गई, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के अंदर उन्होंने जनाब अपने साइड्स लेनी शुरू कर दी। मुझे मालूम है कि जब बाजवा साहब की प्रमोशन हो रही थी तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने आगे मशवरे के तौर पर, और जो जो लोग वेल इन्फॉर्म्ड थे और जो उस वक्त हुकूमत के साथ थे, उन्होंने इस पर गुफ्तगू की, मेरे साथ भी पूछा कि भाई सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन उसमें मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। जहां तक ताल्लुक है टॉप सिटी का, देखें सजाद मीर साहब, टॉप सिटी का तो एक मसला आया जब जनरल फैज जो थे वो डीजीसी थे उस वक्त। मेरे नजदीक मैं समझता हूँ कि फौज आज तक जो इंटैक्ट है वो चेन ऑफ कमांड की वजह से है। टॉप सिटी का मामला बड़ा उजागर हुआ, मुझे भी मालूमात आई, बहुत से ऐसे एक्स एमएनए दोस्त थे जिनका टॉप सिटी के साथ ताल्लुकात थे, रिश्तेदारी भी थी, और उनका शायद कोई हिस्सा भी है उसके अंदर, जो कि उन दिनों में कोशिशें कर रहे थे इस मसले को हल करवाने की। और फिर आखिरकार जहाँ तक मुझे पता है कि रेंजर्स वगैरह ने वो जब टेक ओवर किया वहाँ जाके, तो चौधरी निसार साहब थे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर बीच में मुदाखलत करके तो उनको छुड़वाने की कोशिश की। उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने जो बातें वहां पर की उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या डीजीसी अपने इनिशिएटिव पे इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि बगैर अपने डीजी आईएसआई को, जो उनका इमीडिएट बॉस है, या फिर उनके जो बॉस हैं उनको बताए बगैर, क्या एक जूनियर अफसर जो है इतना बड़ा कदम उठा सकता है? तो इस पे बहुत से फिर सवालिया निशान भी उठेंगे। माजी में हुआ है, टंडो बिलावल में एक कैप्टन ने बहुत से लोगों को मार दिया था। अगरचे फौज ने फौरन एक्शन लिया, जीओसी तक को बदल दिया, और बहुत बड़ा बाद में सजा भी बड़ी सख्त दी गई। लेकिन ये कि होता रहा है माजी में भी ऐसा। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा होता रहा है, लेकिन देखें ऐसा तो केस नहीं हुआ कि आप एक चलती हुई सोसाइटी को लेकर उसे बंद कर दें, वहां पे रेंजर्स भेज दें और वहां पे उसको टेक ओवर कर लें। अब मालूम नहीं कि उसके पीछे किसका हाथ था, किसका हाथ नहीं था, और क्यों ये किया गया। इसकी भी बहुत सी कहानियां हैं टॉप सिटी की भी, जो मतलब करने की नहीं है इस वक्त। लेकिन जब वहां पर कुछ एक्शन लिया होगा तो लाजमी बात है कि जब तक कि अप्रूवल नहीं हुआ होगा या जब तक कोई ठोस सबूत नहीं होंगे, उस वक्त तक वो एक्शन नहीं लिया गया होगा। और मुझे इसका अब इतना इल्म नहीं है। फिर ये कोर्ट में चला, कोर्ट ने फौज से दरख्वास्त की शायद कि आप इसको देखें, लेकिन वो भी तकरीबन ये 2017 की बात है जब ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद फिर अब कितने साल गुजर चुके हैं, अब जाकर इस पे एक्शन लिया गया। लेकिन ये खाली एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, इसके साथ बहुत सी कड़ियां जो हैं वो मिलाई बहुत सी जाएंगी और बातें मिलाई जा रही हैं। कही जा रही हैं कि उनका रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा रवैया था कि जो आर्मी एक्ट के तहत आता है। मेरा मेरा सजाद मीर साहब, उनसे आखिरी जब राब्ता हुआ था तो उनके मामू की क्या कहते हैं कुल्लों पे हुआ था। उसके अच्छा। बाद मेरा उनसे, जब से ये हुकूमत तब्दील हुई और जब से ये कंट्रोवर्सी सामने आई, ना मेरे उनसे कभी राब्ता हुआ है ना बात हुई है। तो मैं
बैठकर ये तो बता नहीं सकता कि उनका किस किस से राब्ता था, किस किस से राब्ता नहीं था। लेकिन जो कहा जा रहा है वो ये था कि इनडायरेक्टली शायद उनका कुछ लोगों के साथ राब्ता हो जिनको वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो या ना दे रहे हो। इसमें मैं, जब तक मेरे पास वो मालूमात नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें। आपके ख्याल में आर्मी जब कभी ऐसा इक़दाम करती है, जैसा कि आपने कहा है, तो ठोस सबूत उसके पास मौजूद होते हैं तो कोई कोर्ट मार्शल की तरफ जाती है, और ख़ासतौर पर इतनी बड़ी सतह पर, छोटे लेवल पे नहीं वो, और साथ ही उन्होंने बड़े सीनियर अफसर को, 3-4 सीनियर अफसर को पकड़ा है, सिविलियन भी कुछ पकड़े गए हैं, अडयाला जेल से डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी पकड़ा गया है, अब आईजी पंजाब जेल खाना जांच वो भी पकड़ा गया है, जो साबिक था। ये सारी सूरत कुछ इशारे तो कुछ कर रही हैं, कुछ सियासी मामला के साथ शायद इनके इशारे कर रहे हैं। मैं नहीं ये कह देखिए, रहा इसमें कि बात ये तो हुकूमत के काम थे ना। अब ये कोई हुकूमत को चाहिए था कि वो देखते मतलब कि अंदर क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं। मतलब हम खुद 4 मरतबा जेल में रहे, हमें मालूम है कि जेल के कैसे हालात होते हैं, अंदर कैसा होता है, सियासी कैद कैसी होती है और दूसरी कैद कैसी होती है। अब अगर कोई सहूलतकारी कर रहा था और वो इंफॉर्मेशन सामने आई होगी तो लाजमी बात है उनको फिर पकड़ा है और उनको फारग भी किया है। ये अब तो हुकूमत को मालूम होगा कि क्या क्या सहूलतकारी हो रही थी और क्यों हो रही थी वहां पे। तो अब आप क्या महसूस करते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं इसमें कुछ बड़ी तब्दीली की तवक्को हो सकती है 1 आध 2 महीने में? आज पंजाब में तो बिजली के नरखों का ऐलान कर दिया नवाज शरीफ ने कि 14 रुपये यूनिट के हिसाब से वो लोग जो 500 यूनिट खर्च करते हैं उनको रियायत दी जाएगी। यानी एक तरह से एक इनिशिएटिव दिया गया है कि महंगाई बहुत है तो इनको ये रियायत दी जाएगी। 14 रुपये पर यूनिट बहुत बड़ी रियायत है। तो कुछ लगता है आपको कुछ काम आगे बढ़ेगा? देखिए सजाद मीर साहब, इसकी मैं चले तारीफ ही कर देता हूँ, लेकिन बात यह है कि जब तक आप मसले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, आप ऊपर से कटाई करके बाढ़ को साफ सुथरा करके दिखाएंगे, नीचे कीड़े लगे हों, तो वो मामला ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। अब ये सारा वाइट वॉश है, लोगों को तसल्ली देने के लिए है। मतलब कि आप सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब आपने मसले का हल नहीं निकाला, लेकिन आपने एक मसले को मतलब आसान करने के लिए, प्रेशर हटाने के लिए ये मामला कर दिया है। क्यों नहीं कि आईपीपीज का फॉरेंसिक ऑडिट करवाते हैं? क्यों नहीं कि जिन जिन लोगों ने आईपीपीज लगाए हैं, जिन जिन लोगों ने ये मामलात किए हैं, कमीशनें खाई हैं, पैसों के लिए, मुफादात के लिए काम किए, क्यों नहीं उनको सजा देते? यानी ठीक है। क्यों नहीं उसकी जड़ तक पहुंचते? ये आपका तो कल मतलब को है कि आईएमएफ कहेगा, देखिए मेरी बात सुने, कल को आईएमएफ कहेगा कि भाई इसकी आपको इजाजत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर आपको वो चीज रिवर्स करनी पड़ेगी। फिर आप कहेंगे जी कि हमारे मामला तो है, क्योंकि अभी तक हम अपने पैरों पर तो खड़े नहीं हुए ना। अभी तो और भी बहुत सी हमारे जो है मामला सीधे करने वाले हैं, और अगली किस्त आने तक कुछ मामला को हमने ठीक करना है। हम अपने टैक्स कलेक्शन को ठीक नहीं कर सकते, टैक्स बेस को नहीं बढ़ा सकते। जो काम करने वाले हैं वो काम हम करते नहीं है, लेकिन सब्सिडी देने में हम माहिर हैं एज ए कंट्री। कि चलो जी ये जो 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 है ना, जिसका कहते हैं वो गंद पड़ा हुआ है, इसके ऊपर सफेद चादर डाल दो ताकि बाकी एरिया में नजर ना आए। करना चाहिए कि पूरा एरिया साफ करें आप, ताकि जो आए वो खुशी से देखे सारे मामलात को। या आप ठीक कह रहे हैं, मईशत में हमें पूरा एरिया ही साफ करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है एहतसाब का अमल भी, ये पूरा यानी कि पूरा ही इलाका ही साफ करने की ये कार्रवाई है। एहतसाब होगा, सबका टॉप लेवल पे होगा तो मामला आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता कैसा है, बिल्कुल, आप इंसाइडर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है। जब तक अक्रॉस ठीक। द बोर्ड तमाम अदारे अपने अपने अंदर एहतसाब नहीं करेंगे, अपने अपने अंदर से गंदे अंडे नहीं निकालेंगे, जब तक ये मामला आगे नहीं जा सकेंगे। और उसमें जुडिशरी समेत, इस्टेब्लिशमेंट समेत, पॉलिटिशियन समेत सारे इस दायरे के अंदर आते हैं। ब्यूरोक्रेसी भी आती है इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। कल 17 अगस्त है, मुझे मालूम है कि आपके वालिद की बरसी भी है और बहुत इम्पोर्टेंट दिन है तारीख के लिहाज से, हमारी अपनी तारीख, पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से। और आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयड होती है इस दिन को मनाने के लिए। अब सारा बोझ आप ही कंधों पर है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील के साथ आपने इस मसले पर गुफ्तगू की। बहुत आपका शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आजकल जो सबसे गर्म मौजू है जिस पर हर जगह गुफ्तगू हो रही है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल की गिरफ्तारी है।
लेफ्टिनेंट जनरल तो बहुत हुआ करते थे, करते हैं, लेकिन ये वो लेफ्टिनेंट जनरल है जो हमारी मुसल्ह अफवाज का जो एक आईएसआई विंग है और बहुत शोहरत याफ्ता विंग है जिसकी दुनिया भर में शोहरत है, उसके सरबराह रहे हैं। और सरबराह भी ऐसे रहे हैं कि लगता था कि सारा मुल्क वही चला रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा गया कि अब उनका कोर्ट मार्शल होगा और फील्ड इंक्वायरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पकड़ा गया है और किसी सोसाइटी का केस था जो उनके ख़िलाफ़ है। और साथ आ गया कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आर्मी एक्ट के तहत काबिल एतराज़ हैं। और कुछ फिर राब्तों की जिक्र भी आया है। अडियाला जेल के डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को पकड़ लिया गया है। आईजी जो थे जेल खाना जात के पंजाब के, जब शायद रिटायर हो चुके हैं, उनको भी पकड़ लिया गया है। और उसके अलावा भी कुछ फ़ौज की रिटायर्ड लोगों की, ब्रिगेडियर लेवल के लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ़ौज में इस लेवल पर कोर्ट मार्शल सिर्फ उस सूरत में होता है जब उनके पास कम से कम फ़ौज के पास बहुत ठोस शवाहद मौजूद हों। ऐसा नहीं होता पकड़ा पकड़ के कोर्ट मार्शल किया करके फारग कर दिया, और वो भी इस लेवल पर कि जब आदमी के पास बहुत कुछ हो, उसके पास बहुत से राज हों, मुल्क के राज हों, मुल्क के मामलात हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था जो हुआ है। अब उस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। कुछ सियासत कह रहे हैं कि सियासत है इसके पीछे, कुछ कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर रिफ्ट डालने की कोशिश हो रही थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं सिर्फ प्रॉपर्टी का केस है। ऐसा भी हुआ करता है कि हज़ारों केस होते हैं लेकिन एक केस पकड़ के उस पर सज़ा सुनाने की कोशिश की जाती है। जैसे भुट्टो साहब के केस पे हुआ, उन पर कई केस बन सकते थे लेकिन एक केस पे ये सारा मामला कर दिया गया। क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है और क्या इसके नताइज निकल सकते हैं, इस पर गुफ्तगू के लिए ये हम किसी आम आदमी से गुफ्तगू नहीं करना चाहते। ये बहुत संजीदा मामला है। जाहिद हुसैन साहब मेरी नज़र में बहुत ही सुलझे हुए और मंजे हुए सहाफ़ी हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हमने ज़हमत दी है कि वो इस सिलसिले में अपनी राय का इज़हार करें। जाहिद साहब क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? पूरी कौम इस पर गुफ्तगू भी कर रही है और हमारे एक दोस्त के बकौल जो आता है जिसके मुंह में वह कहा जाता है। आपकी क्या इतलात है वहाँ बैठ कर, ज़्यादा करीब से आप जानते हैं सूरत हाल को? देखिए मेरे साहब, ये यकीनी बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में ऐसा पहला वाक़या है जिसमें एक ISI के फॉर्मर चीफ को जो है इस तरह से कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। इससे पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल्स की तो एक हद तक कोर्ट मार्शल्स हुए हैं, लेकिन इस ओहदे पे रहने वाले किसी शख्स की जो है नहीं हुई। अब ये मसला आता है, दो चीज़ें। देखिए, जब इनके ऊपर चार्जशीट की गई है तो एक तो वही वाक़या है कि जो कि हाउसिंग स्कीम की एक स्कैंडल था, उसमें उनका नाम था। लेकिन दूसरा जो वो पहलू मेरे नज़दीक वो ज़्यादा सीरियस थी, जिसमें ISPR की प्रेस रिलीज में बात थी कि उनकी पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज, जिसको स्पेसिफाई नहीं किया गया था। मेरा ख्याल ये है कि पूरा जो मकसद, जो फोकस है या जो है वो उसी पे है। ठीक है, मतलब वो भी जो अगर हुआ है तो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन हम सबको पता है कि जो है ये वाकया जब हुआ था 2017 की बात थी, और उस वक्त जो है उस वक्त से भी इस पे बातचीत शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि टीवी प्रोग्राम तक में उसका जिक्र आया था, लेकिन यकीन तौर पर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और ये तक खबर थी कि उस जमाने में जो होम मिनिस्टर थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने भी नोटिस लिया था। अब मसला ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एक बात की जा रही है कि हमारे यहाँ बहुत टफ एक वो है प्रोसेस है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, तो उससे तो जाहिर होता है कि इस किस्म की चीजें होती रही हैं और उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। अब जो है सवाल पैदा होता है कि अब क्यों ये हुआ है, तो इसके एक लिहाज से बहुत अहम चीज है, वो ये है कि उसका पस मंजर देख लें आज के सूरत हाल में। ये यकीनी बात ये है कि जनरल फैज जो थे बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल उनकी हैसियत थी। जब ISI के भी चीफ थे, उस वक्त भी वो मुख्तलिफ तरह से तनाज़े का शिकार रहे थे। और सबसे बड़ा वाक़या तो 2017 का है, जबकि धरना हुआ था और उसमें उनकी साइन भी, सिग्नेटरी भी थे। और वो जिस तरह से धरना हुआ था तो एक शक या और बल्कि इस पे बात होती रही कि उसके पीछे भी कोई इंटेलिजेंस का हाथ था। एक तो वहां से बात शुरू होती है, उस वक्त भी वो एक उनकी हैसियत जो है ISI में
एक नंबर 2 की हैसियत थी, लेकिन उसके बाद उनको आईएसआई का चीफ भी बनाया गया। तो शुरू से एक लिहाज से वो एक उनकी आई थी मुतनाज़ा शख्सियत इस लिहाज से रही थी कि उनके खिलाफ बाकायदा अपोजिशन उस वक्त की जो थी मुस्लिम लीग उन्होंने भी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, और ये कहा जाता था कि 2018 के जो इलेक्शंस हुए थे उसको भी जो भी रद्द-बदल होते आया, जो हम देखते रहे, वो उसमें उनका हाथ था। और ये सबको पता था उस ज़माने में कि जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी वो चल इसी बात पे रही थी कि जो है आईएसआई के बलबूते पे। और इमरान खान साहब ने खुद भी बाद में यही बात की थी कि मुझे जो भी काम कराना होता, चाहे वो बिल पास करना होता था, तो मैं आईएसआई को कहता था, वो सारा काम कर देते थे। तो इस लिहाज से एक कहा जाता था कि ये पावर बिहाइंड इमरान खान गवर्नमेंट। अब जो सूरत फिर उसके बाद जब तब्दीली की बात आई थी, आर्मी चीफ के नए थी, तो उसमें भी उनका काफी एक नाम भी आ रहा था, बहुत सारी चीजें आ भी रही थी। लेकिन अब जो सूरत हाल आई थी, इसमें एक काफी अरसे से ये बात चल रही थी कि जनरल फैज जो है वो अभी भी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है। अब मसला ये आता है कि अभी तक तो वही बात आती थी कि उनका ख्याल वो बात जो उस वक्त तो स्पेकुलेशन ही थी कि उनके ताल्लुकात हैं अभी तक पीटीआई के साथ, और बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं ख़ासतौर पे आर्मी चीफ के, तो वो उनका भी एक है। तो मैं समझता हूँ कि देखें, इसका एक सियासी पस मंज़र है, तो बुनियादी तौर पे ये जो उनके खिलाफ फैसला किया, मैं नहीं कहता हूँ कि जो है कोई इस किस्म की अगर एक लॉ ब्रेक किया उन्होंने, या जो है तमाम उन्होंने जो पहले जो उनके खिलाफ स्कैंडल थे उस पर सजा जरूर मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिन हालात में ये सारा कुछ हो रहा है उससे तो साफ लगता है कि इसके जो मोटिव्स है वो एक सियासी है, चाहे उसको रंग कोई बनाया जाए। और ये एक चीज और भी आती है कि फौज के अंदर ये जो बहुत सारी चीजें जो सामने आ रही है, अब ये कहा जा रहा है कि जो 9 मई का जो वाकया था उसमें भी उनका हाथ था। अगर ये वाकई बात थी तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो है, पहले भी बात आती रही कि कुछ उसमें सीनियर जो आपके फौजी अफसरान थे उनको हटाया भी गया, बरतरफ भी किया, जिसमें कोर कमांडर थे, 2 मेजर जनरल थे, 8 ब्रिगेडियर थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ 9 मई को हुआ था वो खुद इंटरनली फौज के अंदर कोई इस किस्म की बात हो रही थी, म्यूटनी थी। अब ये है कि अगर ये इनका नाम आ रहा है कि 9 मई की, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है। अब यही है कि अगर फर्स्ट ये होता है तो अब एक सबसे बड़ी बात आती है कि जो है लोगों के जहन में जो शकूक पे शुबात है, एक तो उसको दूर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फिर एक अगर फर्ज कीजिए किसी सियासी बुनियाद पे अगर किसी को आप करते हैं, तो एक तो ये कि जो असल जो जराइम है वो पीछे छुप जाते हैं, जो उन्होंने अगर फर्ज की टॉप सिटी के उस पर वाकयात में उनका हाथ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तशवीश का बात ज़रूर है, और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को ज़्यादा वाज़े तौर पे आना चाहिए। और इस तरह से जो अगर आप किसी दिन भी किसी को कोर्ट मार्शल करते हैं, एक बड़ी बात है। अब आप कोर्ट मार्शल करते हैं तो उसके मुताबिक पता भी होना चाहिए कि जो है जो सो कॉल्ड जो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज थी क्या वो, अगर वो नहीं होगा, अच्छा उसके बाद गिरफ्तारियां भी शुरू हुई हैं। गिरफ्तारियों का मतलब ये हुआ कि इसका जाल फैलता जा रहा है। और मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, एक लिहाज से कशीदगी का जो माहौल है, एक स्टैंड ऑफ है बिटवीन जो अपोजिशन में और एक लिहाज से जो है हुकूमत में, बल्कि ज़्यादा कहा जाए तो फौज और अपोजिशन के दरमियान जो स्टैंड ऑफ है, उसका भी जो एक शाखसाना मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों पे। अब देखना ये है कि अब कोर्ट मार्शल शुरू तो हुआ है, लेकिन और कितने जो है वो वाज़े तौर पे अगर चीज़ें सामने आती हैं तो फिर अंदाज़ा होगा कि इसके मकासद क्या थे। नहीं तो आपको ये तो एहसास कुछ लगता है कि ज़ाहिर ये आखिरी इक़दाम है, बहुत मुश्किल इक़दाम है किसी भी आर्मी हेड के लिए ये इक़दाम करना, या फ़ौज के लिए इक़दाम करना कि अपने एक ऐसे शख्स को जो उनकी इंटेलिजेंस का हेड रहा हो और बहुत से राज भी रखता हो, सेंसिटिव जगह पे रहा हो, अफ़गानिस्तान के साथ मामला पे रहा हो, मुल्क के अंदर की सियासत चलाता रहा हो, और ख़ुद और बहुत से मामला जिसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, इक़दाम करना आसान नहीं था। तो जब इक़दाम किया गया तो मेरा ख्याल में फ़ौज की नज़र में कम से कम बहुत संगीन इल्ज़ामाती होंगे तो इक़दाम किया गया है, और ठोस सबूत होंगे तो इल्ज़ाम ये कुछ किया गया होगा, यानी उनके ख्याल में। नहीं, यकीनी बात ये उनके जहन में जो कुछ होगा तो मुझे लगता है यही कि उसको सामने लाना चाहिए। एक तो और बात है, देखिए मीर साहब, मैं इसको थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहता हूँ। जो है ये यकीन तौर पे ये
पहले आईएसआई की चीफ नहीं है जिनकी हैसियत मुतनाज़ा रही है। आपको भी मतलब आपने भी ठीक देखा है। है कि मैं ख्याल ये कि जितने भी आईएसआई के रहे हैं, शायद ही एक दो को छोड़ के, वो अपने अपने वक्त में उनके एक लिहाज से मुतनाज़ा शख्सियत रही है। उनका एक सियासी जो कहा जा रहा है कि सियासी उस पर, तो सही बात है कि आप जो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि जब आप सियासत में इतना गहरा एक आईएसआई का रोल रहता है, तो उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट ये बात करी, तो अजीब सी बात मालूम होती है। असल मसला जो आता है इस मुल्क में, अगर वाकई चीजों को तब्दील करना है, तो एक सबसे बुनियादी चीज है कि जितना पावर दी जाती है, एक लिहाज से अनचेक पावर होती है आईएसआई की चीफ को। आपको याद होगा कि जो है वो 1991 के इलेक्शन, 90 के इलेक्शन में ये इल्जाम थे कि जो बाकायदा पैसे तकसीम किए गए थे, और खुद उस वक्त के जो आईएसआई के चीफ थे जनरल दुरानी, असद दुरानी साहब, उन्होंने अपना एक एफिडेविट भी दाखिल किया था। ये तो सारा सिलसिला चलता रहा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आइन की बात की जाती है, लॉ की बात की जाती है, तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि क्या इस किस्म की पावर जो है कि सियासी तौर पे जो है मदाखलत की जाए, क्या वो आइन पाकिस्तान के तहत होती है, या इस किस्म की चीज खुद बजाते खुद एक आइन से मावरा चीजें होती हैं। और उसके नतीजे में यकीनी तौर पे जब इतना पावरफुल हो जाता है आईएसआई का चीफ, तो वाकई अपने आप को समझता है कि रिटायरमेंट के बाद भी कि शायद उसकी पावर उसी तरह से रहती है। तो असल बुनियाद ये कि आप एक शख्स के खिलाफ इस वक्त तो आपको कोर्ट मार्शल भी कर देंगे, सजा भी मिल जाएगी, लेकिन जो असल मसला आता है जिसने फौज को मुतनाज़ा बना दिया है, जब तक आप उसको खत्म नहीं करेंगे ये चीजें होती रहेंगी। और जो फिर अगर इस किस्म के इकदाम होते हैं किसी के खिलाफ, तो उसको जो है समझा जाएगा कि उसके पीछे एक सियासी एक बुनियाद है। और मेरे ख्याल सबसे बड़ी खतरनाक सूरत हाल यही बन के आती है। क्या आपके मतलब यही सब की बात आती है कि पोस्ट रिटायरमेंट की एक्टिविटी के लिए आर्मी एक्ट के खिलाफ है, लेकिन आज बताइए जो कुछ आज इस मुल्क में हो रहा है, क्या वो आइन के तहत हो रहा है? जिस तरह से जो है लोगों को उठाया जाता है, क्या वो आइन के तहत हो रहा है? क्या इलेक्शन जिस अंदाज में हुए थे, सबको अंदाजा है, मतलब ये ढकी छुपी बात नहीं है कोई, उसमें जो हुकूमत वक्त थी उस वक्त जो अगर केयरटेकर हुकूमत, उसका तो ताकत नहीं थी कि वो इलेक्शन को इस तरह से वो करे। तो हमें सबको पता है कि वो इलेक्शन किस तरह से तब्दील किए जाते हैं, उसके नतायज। तो मसला ये कि असल बुनियाद अगर देखें, तो उसको जब तक नहीं करेंगे, आपको एक शख्स को तो आप कर देंगे, लेकिन क्या आगे इसके बाद एक मिसाल तो कायम हो जाएगी। ठीक बात। अच्छा, इसमें जब तब्दील एक बात और भी कही जाती है, अगर आपको याद हो टंडो बहावल का वाकया, कि जब एक कैप्टन ने बेगुनाह देहातियों को मारा था किसी अपने खास चक्कर में, तो फौज ने तो अपने बंदे को फांसी भी लगा दिया था और लोग तबादले भी कर दिए थे, मेजर जनरल बदल दिया था, बहुत कुछ किया था। वो बाद में कहते हैं कि सिविलियन आपको सजा नहीं देते, कभी पुलिस वाला गलती करता है तो कभी आपने सुना है कि उसको सजा मिली हो, या कोई ब्यूरोक्रेट हो उसको पकड़ा गया हो, तो आप सिविलियन सजा नहीं देते, हम तो अपने बंदों को सजा देते हैं। ये एतराज़ किस हद तक दुरुस्त है? बिल्कुल सही नहीं है। आप मुझे बताइए कि जो सिविलियंस में होते हैं उनको सजाएं मिलती हैं। आपको भी देखा है जो लोग इस किस्म की एक्सेस करते हैं, बहुत से जो मावरा अदालत जो कत्ल हुए भी हैं, जो पुलिस ऑफिसर जो उनमें शामिल हुए, उनको सजाएं भी मिली हैं। मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ जो होता है वो कानून के तहत होता है, नहीं होता है, लेकिन एक हद तक आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। फौज के अंदर ये बात सही है कि वो एक वाकया था जिसकी एक मिसाल दी जाती है, लेकिन आप मुझे बताइए कि इस किस्म के कितने और वाकयात होते रहे, क्या उसको कभी पता चला है कि कैसे हुआ है? ये तो आपको इल्जाम तो लगते रहे। आप मुझे बताइए जो मिसिंग पर्सनस का मामला है, क्या कभी इसके मुतालिक कोई बात हुई है कि किस तरह से, क्या ये नहीं हुआ है कि लोगों की लाशें मिली हैं? तो ये तमाम चीज़ें आप मुझे बताइए कि ये जो कितने दफ़ा इलेक्शंस मैनिपुलेट हुए हैं, क्या कभी किसी को सजा मिली है? तो सिर्फ उसकी बात छोड़ें, जबकि उस वक्त के आईएसआई के चीफ ने अपना एक खल्फिया बयान भी दिया था, जिसमें उन्होंने पूरी तफसील दी थी कि कितने पैसे किसको दिए गए थे और किस तरह से, क्या उसके ऊपर कभी असगर खान केस कहलाता है, उस पर कभी सजा हुई है किसी को? हाँ, वो
बहुत से लोग तो उसका इनकारी हो गए थे कि पैसे हमने लिए ही नहीं, या जो भी कुछ के करार भी कर चुके थे। बहरहाल, लेकिन ये आपको क्या लगता है कि इसके बाद कुछ सूरत बदलेगी? आप कुछ बेहतरी की तो कर सकते हैं कि इतना सख्त एक्शन के बाद हर आदमी कुछ ना कुछ करने से पहले सोचेगा कि इसके अंजाम क्या हो सकता है, इसका रिपरकशन क्या हो सकते हैं? क्या फ्यूचर में कुछ आप तो करते हैं, या कि ये मामला ऐसे चलता रहेगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, बात ये है कि पावर जो है आजकल, मुझे बताइए, जो कुछ हो रहा है वो क्या कानून के और आइन के तहत हो रहा है? मसला ये है कि आपने एक ऐसे जनरल को तो वो कर दिया है जिसके जो है पोस्ट रिटायरमेंट में आप आर्मी एक्ट के खिलाफ थी, लेकिन जब आपके हाजिर सर्विस के, अच्छा, हाजिर एक फर्द की बात नहीं है, एक सिस्टम की बात है। जो भी कार्रवाई करता रहा है या ISI की चीफ करते हैं, उनको पावर जो दी जाती है एक सिस्टम के तहत दी जाती है, और उसको एक फर्द की हम बात नहीं करते हैं बल्कि पूरे एक इदारे की बात करते हैं। मतलब ये है कि जो बातें उसको छोड़ दें, जब सर्विस में थे, जब अब बातें तो सारी निकल के आ रही हैं, पहले भी होती रही थी, ऐसी बात नहीं, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि जनरल फैज के मुतालिक जो सारी बातें थी वो पहले से आती रही। लेकिन क्या वो एक फर्द वाहिद का था, या जो है वो बगैर वो किसी कमांड की हिदायत के बगैर कर रहे थे? ऐसा तो नहीं होता ना कभी। कहते हैं जो है बाजवा और फैज यानी कि हम ख्याल थे या मिले हुए थे, इस तरह की बात की जाती है। बहुत शुक्रिया जाहिर हसैन साहब, आपकी बहुत वजाहत के साथ आपकी सारी सूरत के हर पहलू का नक्शा जो है गोल के सामने रखती है जी। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह बेहतर सूरत पैदा करे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो निज़ाम हमने वज़ा किया है वो ख़राबियाँ पैदा करता रहेगा, और अगर किसी शख्स को इतनी पावर मिलती है फिर तवक्को करना कि स्विच बदलने के साथ ही वो पावर अपनी इस्तेमाल करनी बंद कर देगा, ये ज़रा मुश्किल अमल हुआ करता है। हमें इस पूरे मसले पर असर नौ गौर करना पड़ेगा। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू सुनी एक सहाफ़ी की। कुछ देर के बाद आप एक ऐसे सियासतदान की गुफ्तगू सुनेंगे जो का ताल्लुक़ फ़ौज से भी है। लेकिन इस सेगमेंट में एक हम साबिक़ फ़ौजी की गुफ्तगू आपको सुना रहे हैं जो इस मसले के इन्स एंड आउट से शायद बाखबर होंगे और अच्छी तरह जानते होंगे कि इसका क्या रिपरकशन हो सकते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनकी राय लेते हैं। ब्रिगेडियर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब, मसला वही है कि फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार किया गया, उसके साथ कुछ ब्रिगेडियर भी, दो एक आध कर्नल भी, और फिर हडियाला जेल के डिप्टी सुपरटेंडेंट भी, फिर अब सुना है IG जेल खाना जात भी, वो भी साबिक जो थे वो भी गिरफ़्तार कर लिए गए। ये कहा गया सिर्फ वो एक सोसाइटी का मसला नहीं है बल्कि उनकी एक्टिविटीज़ आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ थी रिटायरमेंट के बाद। ये सारा किस्सा आपको क्या नज़र आता है, कैसे नज़र आता है? आप इस सारी सूरत से वाक़िफ़ होंगे, क्या आप इसको कैसे बयान करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? एक तो इट्स क्लियरली क्रॉसिंग ऑफ जो रेड लाइन है फौज की, और ये बेसिकली बड़ी बेसिक चीजें हैं। रिटायरमेंट से पहले इफ यू आर इन सर्विस आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते। आप जो है व्हाट टू टॉक ऑफ, जैसा टॉप सिटी का केस आया है कि उसके अंदर फाइनेंशियल प्रेशर डाला गया वगैरह वगैरह, तो वो तो डेफिनेटली इट्स नॉट अलाउड। दूसरा जो है पोस्ट रिटायरमेंट 2 साल तक आपको पता है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते, और उसमें सिर्फ आप वोट डाल सकते, दैट्स ऑल। एंड ऑनवर्ड भी आई थिंक अगर आप इस तरह की सेंसिटिव अपॉइंटमेंट में, लाइक इफ यू आर अ 3 स्टार, तो फिर आई थिंक बड़ा एहतियात से चलना होता है। देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आपको NOC लेना पड़ता है। और आपको याद होगा कि एक एक्स DGI को पहले भी सर्विस की रिप्रिमांड किया गया था रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने एक बुक लिखी थी, को ऑथर की थी, लेकिन वो शायद प्रॉपर परमिशन नहीं। तो ये तो बड़ी आई थिंक क्लियर वायलेशन ऑफ जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है जो अप्लाई होता है, और इसकी रीजन भी है कि क्यों ये रखा गया, बिकॉज जो ऑफिसर है उनसे एक कंडक्ट एक्सपेक्ट किया जाता है। तो एक सेक्शन 55 है हमारा पाकिस्तान आर्मी एक्ट का कंडक्ट से रिलेटेड, तो कंडक्ट अनबिकमिंग में मोस्ट प्रॉब्ली आता है, अभी शायद 59 कहते हैं उसको। तो उसमें फिर ये जो स्पेशली इफ यू आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और फिर खुदा ना खास्ता अगर वो एक्टिविटी ऐसी है जिसमें अपनी ही इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी है या असॉल्ट ऑन द स्टेट है या चेन ऑफ कमांड है, क्योंकि अभी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, तो ये आई थिंक बड़ा सीरियस ऑफेंस है एंड डेफिनेटली इट कांट बी डन बाय वन पर्सन। उसमें फिर आपको नेटवर्क नजर आ रहा है अभी जो अरेस्ट हुए हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली आगे चीजें बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल में फौज ने डिसाइड किया कि पहले भी अकाउंटेबिलिटी होती रही, आप पिछली साजिश केस से चले 50s में और आगे आए, तो ऐसा नहीं है कि फौज ने ऑफिसर्स को या जवानों को जहाँ पे लग्जिश हुई है या ब्लंडर हुआ उसको छोड़ा है। लेकिन ये बहुत सीरियस नेचर है, बिकॉज यू आर एन एक्स DGI,
और आपके हाथ में आप टेक्निकली मतलब पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी होती है, और उस सूरत में अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। बाकी उनको डिफेंस का डेफिनेटली राइट हासिल है, वो एफटीसी में अपने आप को डिफेंड करें, और जो भी एविडेंस है वो उनके सामने पेश किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये एक्टिविटीज जो नज़र आती हैं कि जेल का डिप्टी सुपरटेंडेंट भी इन्वॉल्व है और आईजी जेल खाना जात को भी उन्होंने पुराना जो था उसको किया है, कुछ सहूलतें शायद प्रोवाइड करने की बात है, मोबाइल अंदर जाने की बात है, कुछ और बातें भी हैं, फिर बाहर के राब्ते हैं, कुछ सहूलतकार की बात करते हैं, 9 मई से वाक़या जोड़ते हैं। आपने जो बातें सुनी है, चूँकि आप उस सर्कल्स में हैं, हल्के में हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप ऑथेंटिक की बात बताएं मुझे, बल्कि मैं ये तो कहता हूँ कि सारे सर्कल हल्के क्या कहते हैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये तो एक्सट्रीम एक्शन है ना जो फौज की तरफ से या दायरे की तरफ से लिया जा सकता है एक ऐसे सेंसिटिव ओहदे पर फायज किसी शख्स के खिलाफ। ये आसान काम तो नहीं था, फैसला करते हुए सोचा होगा। क्या आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उसके अलावा भी? जी, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि बेसिकली इट वाज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, और ये एक बड़ा नेटवर्क था जो आपने देखा हाउ इट वाज इन्वॉल्वड इन आई थिंक डिफरेंट जो सिविल इंस्टीट्यूशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव लेट्स से ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरह जेल की बात हो रही इस तरीके से कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स को मिला के और आई थिंक इसमें दो चीजें थी। एक तो फिजिकल डोमेन में जो आपको नजर आया 9 मई का असॉल्ट था, जिसकी पूरी एक तैयारी की गई। उससे पहले जो है आपको याद होगा कि पहले लीडरशिप के अगेंस्ट फौज की, उसके बाद फिर एक फाइनली दे केम टू रैंक एंड फाइल, फाइनली फिर आई थिंक फौज एज एन इंस्टीट्यूशन पे हमला किया गया। फिर आपको याद होगा कि अभी शेख मुजीब का एक अब्सर्ड सा नैरेटिव, पूरा पाकिस्तान का जो नैरेटिव 71 का आपने अपसाइड डाउन करके कोशिश की कि अगेन इट वाज टारगेट वाज पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप थी, और अल्लाह ने किया कि फिर उसको आई थिंक बंगालिया ने खुद ही आई थिंक इनका जवाब दिया कि क्या इज्जत है शेख मुजीब की और कौन हीरो और कौन कंधार है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो मेरी अपनी असेसमेंट इफ दे आर लिंक्ड विद 9th में, तो इट्स डेफिनेटली वन इंसाइटिंग वायलेंस, नंबर 2 इंसाइटिंग म्यूटनी। फौज में शायद आपको पता हो कि अगर दो बंदे भी मिल के कोई काम करते हैं विच इज अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन और लेट्स से कुछ साल, तो म्यूटनी के जिम्मे में आता है, उसकी बड़ी सख्त सजाएं हैं। यहाँ तो एक नेटवर्क की बात हो रही है, और फिर आई थिंक इसमें कंटिन्यूटी नजर आई है कि मे बी आप इन सर्विस कुछ चीजें करते रहे, पोस्ट रिटायरमेंट जो है यू कंटिन्यू डूइंग इट, और कुछ आज जगह पे फिर आई थिंक बात पहुंची कि इस लेवल पे आई थिंक नोबडी वुड लाइक 3 स्टार को खामखा जो है चार्ज किया जाए। तो अगर आर्मी ने डिसीजन लिया, फिर आपने देखा कि वेटरन्स, अभी सीनियर वेटरन हमारे गए हुए थे परसों एक रिसेप्शन पे, एंड आई एम श्योर उसमें इनफॉर्मली उनको कॉन्फिडेंस में भी लिया गया, और वेटरन में भी ये चीजें बड़ी क्लियर हैं कि ये रास्ता जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज खुदा ना खास्ता इफ यू लेट्स से डिसरप्ट द चेन ऑफ कमांड, हम नहीं कहते लेकिन हमारे दुश्मन कहते हैं जी कि पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शायद पाकिस्तान आर्मी है, तो इसको अगर आप करते हैं नुकसान, फिर डेफिनेटली फिर आप पाकिस्तान को एज अ स्टेट एज अ नेशन आप टारगेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये अब बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही। तो आपको क्या यानी कि इस वक्त जो इनकी एक्टिविटीज़ थी ये एक पोलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएशन ज़ाहिर हुई है, और उस पार्टी के लीडर ने, जिसे बानी कहा जाता है, वो उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा असासा थे, हमने ज़ाया कर दिया। जो रेपुटेशन इनकी है एक मुतनाज़ शख्सियत की रही है हमेशा, जब इन सर्विस भी थे बाद में भी थे। आपके सर्कल्स में या आप क्या महसूस करते हैं कि कुछ इनके बारे में, यानी कि वैसे तो हर आई से चीफ के बारे में आप जो चाहे कहना शुरू कर दें, लेकिन इनके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं होती थी कि ये ओवर डूइंग कर रहे हैं ज़रा? आई थिंक ही वेंट ओवरबोर्ड, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग दो तरीके होते हैं, एंड बाय एंड लार्ज जो स्पाई चीफ्स हैं, मैं मिसाल दूंगा भारत के स्पाई, आई डोंट थिंक सो कि शायद आपको नाम उसका पता हो, या हु इज द ब्रिटिश लेट्स से MI6 का कौन हेड है, CIA का डायरेक्टर जो नजर आता है, बिकॉज पब्लिक में काफी उसको मूव करना पड़ता है ग्लोबली, बट बाय एंड लार्ज सऊदी अरेबिया में चाइना का बता दें, तो एक तो ये है कि इसका बड़ा लो प्रोफाइल रखा जाता है, और आई थिंक करंट ISI चीफ ने कोशिश की है कि कम से कम मीडिया पे नजर ना आए और उनकी खबरें भी ना लगे, विच इज गुड, बिकॉज आपका काम ही बेसिकली एक सीक्रेट डोमेन में है, उसकी जरूरत नहीं है, आपने सर्व करना है। तो आई थिंक आई लीव इट कि ये नहीं होना चाहिए था, इतना ज्यादा ओवर्ट आपको जो है सामने नहीं आना चाहिए था, और उसके फिर नुकसान होते हैं जो भी नजर आ रहे हैं। दूसरा आ जाता है कि जो इनका कंडक्ट था विद पॉलिटिकल पार्टी के साथ, आई एम सॉरी टू से कि जो है अभी डिस्पाइट के इनकी जो लेट्स से वन पॉलिसी थी, उसने बूमरैंग किया पाकिस्तान के फेस पे, और इमरान खान साहब कह रहे थे जी एसेट थे, तो मेरे ख्याल में ये हाईएस्ट लेवल पे ये चीजें ठीक होने वाली हैं कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप कन्विंस है कि ये एसेट थे,
in terms of his conduct. I think he was an asset to the political party, especially post retirement जो है. बाकी डेफिनेटली जो 3 स्टार बनता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, कोई डेफिनेटली इंटेलेक्ट होता है, या आप कह ठीक बात है। तो उन आपके ख्याल में ये फौज ने जो इकदाम उठाया ये नागजीर था, यानी कि आसानी से तो नहीं उठाते ना 3 स्टार के खिलाफ, और वो भी जो ISI चीफ रहे, और मेरे ख्याल में ऐसी सूरत पैदा हो चुकी थी कि फ़ौज को जिसे कहते हैं यही सोचना पड़ा कि ये इकदाम कर लो, क्योंकि इस इकदाम करने से मुल्क की बेहतरी और बका के लिए बहुत से रास्ते निकल सकते हैं। आपका ख्याल है कि बेहतरी की सूरत पैदा होगी? जी, मेरे ख्याल में भी चीजें अनर्थ होंगी। दूसरा, आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, मतलब पाकिस्तान के लिए हजारों जर्नैल कुर्बान और हजारों उलमा कुर्बान, और इट शुड बी लाइक दैट। मतलब ये इंशाल्लाह हमारी अगली जनरेशंस के लिए लोग आते जाते रहते हैं, एंड एनीवन लेट्स से गोइंग ओवरबोर्ड, और खुदा ना खास्ता अगर स्टेट के पाकिस्तान के अगेंस्ट आई वुड से, या इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट प्लान करके काम करते, उसकी गुंजाइश है। मेरे ख्याल में ये एक स्टेप था, सोच समझ के डेफिनेटली लिया गया, और शायद उससे पहले इनको शायद वार्न भी किया गया हो, और शायद ये बाज नहीं आए, तो दे हैड टू देन टेक, बिकॉज अभी चीजें आई थिंक इतनी ज्यादा, मतलब दे हैड एक्चुअली क्रॉस द रूबिकॉन। शायद आपको पता हो कि ग्रीस में जब रूबिकॉन क्रॉस करता था बंदा, तो फिर वो अपने ओन पे होता था। तो आई थिंक दैट्स व्हाट रिजल्टेड इन मिलिट्री टेकिंग दैट एक्शन। इंशाल्लाह इसमें बेहतरी निकलेगी, कुछ विद इन जो है मिलिट्री सफाई हो जाएगी। हमेशा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस रहता है, और इस दौर में हमें सीखना भी है कि कैसे बदला जा सकता, देन कैन बी वेपनाइज्ड। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका बगेड़ी साहब, बहुत तफसील के साथ आपने सारी सूरत को वाज़ेह किया जी। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा मसला है जो सिर्फ सियासी मसला नहीं है, जो सिर्फ अस्करी मसला नहीं है, बल्कि मुल्क की सलामती का मसला है। हमारा ऐसी सेंसिटिव और हसास ओहदे पर फाइज शख्स के ख़िलाफ़ अगर फ़ौज खुद उनका अपना दायरा ऐसी कार्रवाई करता है तो वो बिल्कुल बिला वजह नहीं हो सकता। अब हमें सोचना पड़ेगा, अपने इदारों को भी ठीक करना पड़ेगा, अपने निज़ाम को भी ठीक करना पड़ेगा, और इस तरह की सूरत हाल पैदा करनी पड़ेगी कि मुल्क में कोई दोबारा इस किस्म का इस किस्म की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश न करे। इसी के साथ वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। ये नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी 3 अफराद की। एक बहुत ही सुलझे हुए मजे हुए, जैसे कि मैंने कहा, सहाफ़ी थे साजिद हुसैन साहब। वो बहुत एहतियात के साथ गुफ्तगू करते हैं, और बहुत सोच समझ कर और बहुत नाप तोल कर बात करते हैं। दूसरी गुफ्तगू सुनी आपने एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की, वक़ार हसन साहब की, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ बयान किया कि फ़ौज का कल्चर क्या है, अंदाज़ क्या है, और कोई ऐसी इकदाम हो तो वो इकदाम क्यों किया जाता है। तीसरी आपने एजाजुल हक साहब से गुफ्तगू सुनी। वो जनरल ज़ियाउल हक के बेटे ही नहीं, खुद सियासत में भी हिस्सा लेते रहे हैं। उन्होंने अफ़गान सदर भी देखा है, अपना आर्मी चीफ का घर भी देखा है, वहाँ भी रहे हैं। हर तरह से फ़ौज के अंदर उनके ताल्लुकात ऐसे ही हैं जैसे कि एक घर के ताल्लुकात हुआ करते हैं। उनकी भी यही राय आपने सुनी है। ये सारी आरा सुनने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कोई आसान काम नहीं था। अगर किसी इदारे ने ये फ़ैसला किया या किसी शख्स ने ये फ़ैसला किया तो इतना आसान नहीं था कि साबिक़ ISI चीफ़ के ख़िलाफ़ आप एक तरह का कोर्ट मार्शल का फ़ैसला कर लें। ये फ़ैसला उसी वक्त किया गया होगा जब उसे मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के मफाद के लिए और मुल्क की फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी गिना गया होगा। फ़ौज तो कहती है हम अपने इदारों का, अपने अफराद का, अपने लोगों का एहतसाब करते रहते हैं, सिविलियन भी करें। हमारे साथी ने ज़ाहिर ने कहा कि सिविलियन भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत से जो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं कि मुकाबले में मारे गए वगैरह वगैरह, शायद हम अपने उन लोगों को उस तरह सज़ा नहीं दे पाते। कुछ भी कह लीजिए, बहरहाल इस मुल्क में एहतसाब का निज़ाम, अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम मजबूत होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, ताकि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चला सकें और इस तरह उस रास्ते पर चल सकें जो जमहूरियत का सही रास्ता है। हमारे लिए बहुत से मसाइल हैं, उन मसाइल का एक ही हल है कि हम सीधे रास्ते पर चलें, सिरात मुस्तकीम पर चलें। वही रास्ते पर चलकर हम मंजिल को पा सकेंगे, और मंजिल तक पहुंचना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।